हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 18 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। जाइए, आपको प्ले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर दे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को किरण पब्लिकेशन का यहाँ पर सेट चल रहा है। इसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म का हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। 30 सेट्स इसमें टोटल दिए गए हैं, 19वां आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं बीएसएससी इंटर स्टडी 2024 से रिगार्डिंग जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पहुँच सके और इसका आप लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ध्यान का ये पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है दक्कन का जो पठार है आपको कौन से भारतीय राज्यों का कितने राज्य में फैला हुआ है। तो ये टोटल आपको 8 राज्य में फैला हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है। ठीक है, अंतरण अदायगी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि देखिएगा, वृद्धावस्था पेंशन और फिर बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा अदायगी, ये तीनों जो है कि इसके अंतर्गत आता है, अंतरण अदायगी के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत जैसे जो विकासशील देश है अपना भारत, उसमें जो कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर, ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से आपको क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र, घर बार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो 3 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसकी उच्च दर जो होती है आपको ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर देखेंगे कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्थिक जोत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आर्थिक जोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। तो 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर 4 में देखेंगे हम लोग कि किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। ठीक है ना, किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं जो हैं, ये आपको सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। संवैधानिक स्थिति किसको प्राप्त है इनमें से। वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग या योजना आयोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई 2 है जिसको वित्त, ठीक ना, प्राप्त है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो एक हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा इनमें से, और एक सी वाला हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, संवैधानिक स्थिति जो प्राप्त है आपको, एक वित्त आयोग को प्राप्त है और एक चुनाव आयोग को प्राप्त है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर यहाँ से कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो 7 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर के 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा किया गया था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, संविधान के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। आपको सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, ये कब किया गया था, ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 1950 में याद रखिएगा, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था। नया संविधान अंगीकार किया गया था जब 1950 में, तब उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे। उस समय कितने थे, 8 न्यायाधीश थे टोटल। और अभी कितने हैं, अभी आपको टोटल 34 हैं। ठीक है, 33 आपको अन्य न्यायाधीश और 1 आपको सुप्रीम कोर्ट का जो होता है चीफ जस्टिस, वो आपको टोटल 34, उसमें ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है यहाँ पर। तो 9 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता है। राष्ट्रगीत अपना है क्या, तो वंदे मातरम, इसको ध्यान में रखिएगा।
राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक ना। और वंदे मातरम को गाए जा सकने वाला समय जो होता है, कितने समय में गाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 65 सेकेंड, ठीक है, 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान जो होता है आपका अपना कौन सा है? जन गण मन है, जिसको हम लोग टोटल आपको 52 सेकेंड में गाया जा सकता है। और संक्षिप्त विधि उसको अगर गाने की पूछ देगा तो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर कहता है कि पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि पलासी का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था पलासी की लड़ाई? तो 10 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है ना। पलासी का युद्ध कब ये लड़ा गया था? कब पलासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा आप लोग, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन हो गया और सिराजुद्दौला के साथ आपको ये लड़ा गया था। पलासी है कहाँ दोस्तों? पलासी आपको ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जब शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ठीक ना। एक इस देखिएगा, इस पर आपको 2 प्रश्न एक और आता है, एक शिमला सम्मेलन भी आता है। तो अगर शिमला सम्मेलन बोलेगा तो 1945 डेट याद रखिएगा, ठीक है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। और ये शिमला समझौता है जो कि 1972 में हुआ था, इस पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो 11 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेडे भुट्टो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन जो आपको शुरू हुआ था, तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1920 में। कब? 1920 में। मंथ भी याद रखिएगा, अगस्त 1920 में, ठीक है। अगस्त पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, तो अगस्त भी याद रखिएगा, अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर कहता है कि 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था? ध्यान दीजिएगा, 1856 में 1856 में कहता है यहाँ पर, 1856 में डलहौजी ने जब अवध पर कब्जा कर लिया था, तब उस समय अवध का नवाब कौन था वहाँ पर, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ का जो आपको राणा प्रताप सिंह जो आपको वहाँ के राजा थे, उसको मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था, यानी कि हरा दिया था? तो 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध में हरा दिया था, ठीक ना। हल्दी घाटी के युद्ध में। दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध हुआ कब था? तो 1576 याद रखेंगे कब, ठीक है। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था, ठीक है। मुगल सेना में अकबर था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। ध्यान दीजिएगा, जून के जो आपको मंथ में मानसून का जो फटना वर्षा लाता है ये आपको, तो इसको ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 हो जाएगा, अल्पाइन घास स्थल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर से एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति जो है आपको अल्पाइन घास स्थल, इसमें जो हो जाएगा आपको देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा सिल्वर फर, ठीक है, सिल्वर फर है, एक है पाइन बर्च, इसका आपको ये प्रमुख वृक्ष भी पाए जाते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी या इनमें से कोई नहीं। 17 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 वाला ही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके किया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। और इसकी स्थापना जो है आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया में हुए वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, जनवरी 1923, ठीक है, जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। और जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो ये क्या है, ये जो प्रकट होता है? 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 3 हो जाएगा दोस्तों। प्रशांत महासागर के ऊपर ये आपको ये एक जलधारा है, ये एल नीनो प्रकट होता है जो कि प्रशांत महासागर के ऊपर ये प्रकट होता है, एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? किसके जीवनी पर ये आपको आधारित है? एक पुस्तक है, बुक है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 19 का 2 हो जाएगा, ये मनोहर पारिकर। ठीक है, मनोहर पारिकर के जीवनी पर ये आधारित है। ये आपको गोवा के आपको पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इन्हीं के लाइफ पर आधारित है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 20 नंबर कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बौद्ध। ठीक ना, बौद्ध, बौद्ध हो जाएगा यहाँ से आपको। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, काफ़ी आपको ये बहुत ही पॉपुलर प्लेयर है ये नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये यूएस ओपन 2023 जो जीते हैं ये पुरुष एकल खिताब, ये कौन से देश के ये खिलाड़ी हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। 21 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 चले जाइए, सर्बिया के ये रहने वाले हैं। कहाँ के? नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 समुद्रों के खंडों को एक संकीर्ण जोड़ने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? तो 22 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 चले जाइए, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक इनमें से कौन था? JRD टाटा, राम प्रसाद गोयनका, घनश्याम दास बिरला या ऋषि मोदी? ध्यान दीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर 3 में चले जाइए, घनश्याम दास बिरला जो है ये आपको आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा, जिसको नाम दिया गया है समानता की प्रतिमा, का लोकार्पण किया गया है? ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाया गया है, कौन से स्टेट में बनाया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। तो 24 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, MP यानी कि मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। वहाँ के आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खंडला जिले के मांधाता शहर में, जिसने बना ये 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया है? तो 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में चले जाइए, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। हंस दमयंती एक चित्र है, इसको किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है आपको चिल्का झील है, जो कि आपको उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। इसमें आपको झींगा मछली का उत्पादन होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और अगर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछ देगा तो वुलर झील आपको याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, सांबर झील आपको राजस्थान में है, डल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया? ध्यान देंगे, शाहजहाँ के जो 4 पुत्रों में से किसने, 4 पुत्र थे शाहजहाँ के, उनमें से कौन सा पुत्र था उनका जो कि अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? तो यहाँ पर 27 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दारा शिकोह ने करवाया था। किसने? दारा शिकोह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसरोवर स्थित है, ध्यान देंगे, मानसरोवर कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील। तो ठीक है, आपको 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चीन में स्थित है। मानसरोवर कहाँ स्थित है? चीन में। 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानसरोवर जो है कि आपको चीन में स्थित है, या लहासा जो आपको तिब्बत जो होता है वहाँ का है, लहासा से 940 किलोमीटर तिब्बत स्वायत्तशासित क्षेत्र में अवस्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है कि सबसे लंबी है इनमें से, गंगा, सिंधु, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? ध्यान दीजिएगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपको इनमें से सबसे लंबी नदी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे लंबी नदी यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे हिसाब से देखिएगा 2900 किलोमीटर आपको है इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऐसे चौड़ाई की दृष्टि से इसको माना जाता है। लेकिन गंगा आपको 2525 किलोमीटर है, ठीक ना, 2525 किलोमीटर, ये 2900, यानी कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न कहता है कि नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 30 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विनोद राय। कौन है? विनोद राय। अगला प्रश्न कहता है बोध गया के स्मारकों में नहीं है इनमें से कौन सा जो है कि बोध गया के स्मारकों में नहीं है इनमें से शामिल? वज्रासन, अनिमेष लोचन स्तूप, रत्न सागर चैत्य एवं चक्रमन और हरिश्चंद्र मंदिर, इनमें से कौन सा नहीं है बोध गया के स्मारकों में? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर। ये आपको बोध गया के स्मारकों में शामिल नहीं है, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है इनमें से पूछ रहा है। 32 का सही आंसर हो जाएगा आपको गोवा हो जाएगा, ठीक है। गोवा देखिएगा, पुडुचेरी आपको ये संघ शासित आपको यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी ही है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो गोवा आपको एक स्टेट है जो कि भारत का ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये आपको राज्य है, स्टेट। इसे भी याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का कौन सा आपको राज्य है जो कि जिसकी क्षेत्रफल सबसे कम है, तो गोवा भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक ना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959, ठीक है, 1959, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन है? वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य इनमें से कौन सा है? 34 का 4 हो जाएगा मिजोरम। वन आच्छादित राज्य सबसे बड़ा भूभाग वाला मिजोरम, यहाँ से आपको सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ध्यान देंगे, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ इसके दौरान जो पूछ रहा है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कौन से देश को सौंपी है? तो 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्राज़ील को, ठीक है। नेक्स्ट आपको G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में, इसको भी ध्यान रखना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है? यहाँ पर ध्यान देंगे, गलत कथन की यहाँ पर पहचान करना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि पटना प्रमंडल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है पटना प्रमंडल के ज़िले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये वाला सही है आपका। मगध प्रमंडल के ज़िले हैं आपको, मगध प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन कहता है मुंगेर प्रमंडल के ज़िले हैं आपको, मुंगेर में कौन कौन सा आता है प्रमंडल में? मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। दरभंगा प्रमंडल के ज़िले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही हो जाएगा, गलत की पहचान करना था। 37 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन झारखंड जो दे रहा है, झारखंड अब नहीं होकर के अब छत्तीसगढ़ हो गया है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब झारखंड नहीं है, अब छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा आपको कोयला का उत्पादन कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। इसको आप लोग कमेंट भी करके बताएंगे कि आप लोग इसके बारे में कितना बल जानते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से एक ऑप्शन नंबर होगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन अब हो रहा है, झारखंड नहीं, पहले झारखंड था। अगला प्रश्न 38 नंबर देखिएगा, यहाँ से निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आपको पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। 38 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 याद रखेंगे। ठीक है, 1526 याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद ही आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी का डे का युद्ध 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग 39 नंबर कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। राज्यसभा की अधिकतम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो सीमित है कितनी है? तो 39 का 2 में चले जाइए, 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। जब आपको भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद पहला छात्र आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। कब हुआ था ये आपको 1955 डेट याद रखिएगा, 1955 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था 1955 में। 41 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सूचीबद्ध नहीं है। कौन सा भाषा सूचीबद्ध नहीं है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर देखिएगा, कौन सा भाषा जो है कि सूचीबद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, बोडो। ठीक है ना, बोडो, डोगरी, संथाली और अंग्रेजी। 41 का 1 नहीं होगा, सॉरी ये गलत दिया हुआ है आपका आंसर। देखिएगा 41 का बोडो तो है ही, बोडो, डोगरी, संथाली, अंग्रेजी नहीं है यहाँ पर। देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये नहीं है पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी शामिल नहीं है इनमें से, तो 4 हो जाएगा सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, कितना % कर दिया है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6.3%। कितना? 6.3% कर दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ध्यान दीजिएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थी। लीला सेठ, दमयंती सिंह, इला भट्ट या डॉक्टर अमृत पटेल। तो ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय है यहाँ पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट है यहाँ से, उच्च न्यायालय। तो 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से ये बनी थी। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। बिहार राज्य में आपको राज्यसभा के सदस्यों का सीट कितना है टोटल। तो बिहार राज्य में आपको कितना है, 3 हो जाएगा, 16 सीट है। ठीक ना। और लोकसभा का पूछ देगा तो कितना है, लोकसभा से 40 सीट है टोटल, और राज्यसभा में 16 सीट है बिहार राज्य से। और विधानसभा सीट कितना है, 243, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत भ्रमण पर आए वेन्सांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। ठीक ना, अपना यात्रा वृत्तांत जो है आपको ये उनका एक लेख है, बुक है, वेन्सांग का, जो यात्रा पर आए थे यहाँ पर भारत, तो किस में आपको किया है, वृत्तांतों में किया है, किस नगर का। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पर कि 45 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाटलिपुत्रा यानी कि पटना का आपको इसमें विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांत में दिया है। वेन्सांग भारत आया कब था। देखिएगा 629 ईस्वी में चला था वहाँ से, चीन से, और उसके बाद आपको 630 में यहाँ पहुँचा था वेन्सांग। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पूछा जा रहा है, कौन सा स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई ही थी इनको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का 3 हो जाएगा, बोध गया। कहाँ पर, वह स्थान कौन सा था, बोध गया था, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अत्यधिक मदपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है। अत्यधिक अगर मदपान करेंगे तो मानव शरीर को कौन से अंग को आपको क्षति पहुंचेगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो 1 हो जाएगा, लीवर। ठीक है, लीवर इफेक्ट हो जाता है, लीवर को इफेक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या स्थित है कहाँ। बिहार राज्य में आपको 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, एक पटना में है और एक गया में है। कहाँ, एक अपना पटना राजधानी हो जाएगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना, और एक गया में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। 49 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में किया गया। ध्यान देंगे, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन जो है कि कौन सा स्टेट या यूटी में किया गया है। 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में चले जाइए, दिल्ली में ये किया गया। कहाँ, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम लोग सामान्य विज्ञान का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नों का। गणित और ये रीजनिंग के लिए आप लोग PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा।
देखिएगा, ब्लड कैंसर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं हम लोग ब्लड कैंसर को, ठीक ना। और ये जो ल्यूकेमिया जो है आपको ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण ये आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है को चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। 52 नंबर प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अगर चंद्र सतह पर अगर कोई एक प्रेक्षक है तो उसको दिन के समय में आकाश कैसा, किस कलर का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर यहाँ पर के निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, कोशिकीय जीव का एक उदाहरण में से पूछ रहा है तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों हो जाएगा, ठीक ना। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों हो जाएगा, यानी कि आपको 4 में ऑप्शन में कहता है कि सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? इनमें से देखिएगा, कहता है कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, यहाँ में से पूछ रहा है। 54 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो है ये आपको बहुकोशिकीय जीव नहीं है। कवक, स्पाइरोगाइरा और हाइड्रा ये तीनों आपको बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 मोल जल का द्रव्यमान है, ठीक है। 10 मोल जल का द्रव्यमान पूछ रहा है इनमें से, तो कितना हो जाएगा? तो 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 180 ग्राम, ठीक है। 180 ग्राम हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि 10 गुने 18 या 180 ग्राम जल का द्रव्यमान पूछा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि आपको H2O ये सूत्र जो होता है जल का, तो ये आपको ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन 16, तो 16 2 18 हो गया, और 18 हो गया यहाँ से, तो 18 गुने 10 यानी कि 180 हो जाएगा, 180 ग्राम। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, क्या होगा? तो 56 का आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये बढ़ता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा अगर करते हैं हम लोग खींच करके उसको, तो उसका प्रतिरोधक जो है आपको बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो 57 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, मोमेरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, गलत है। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय जीव होते हैं, नहीं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये आपको सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि खाली स्थान पौधों के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर पूछ रहा है कि कौन से पौधों में पूछ रहा है। 58 का 58 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट भी करके बताते चलेंगे आप लोग, ताकि आप लोग को इस अच्छे से रिवीजन हो। तो 58 का देखिएगा 2 हो जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा पौधा जो होता है उसके नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान पर के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर खालिस्तान के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ध्यान देंगे, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर खालिस्तान के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं। तो 59 का ह्यूमस हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है इनमें से कौन? कार्बन, बोरॉन, नियोन या ऑर्गन? तो 60 का ऑप्शन नंबर 2 बोरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरॉन जो है कि अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विजातीय मिश्रण इनमें से कौन सा? विलयन, निलंबन, विलयन तथा निलंबन दोनों, ना विलयन ना ही निलंबन। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निलंबन जो होता है, ठीक है, ये आपको एक विजातीय मिश्रण है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी अभिक्रिया में, जब कोई अगर अभिक्रिया हो रही है तो उसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मतलब मुक्त होना, निकलना, ह्रास हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपचयन उसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अगर ह्रास हो रहा है तो अपचयन, अगर ह्रास नहीं होता तो उपचयन हो जाता है, ठीक है। तो अपचयन यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है?
किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उदासीन है यहाँ पर, न्यूट्रल, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर आपको। अगर 7 से कम हो जाएगा, 7 से अगर कम हुआ तो क्या कहलाएगा? वो अम्लीय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उसका pH मान कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय कहलाएगा, ठीक है, बेसिक, ठीक है, बेस। और अगर 7 टोटल यहाँ पर जब दे रहा है, उदासीन है, तो वो आपको क्या कहेगा? उसका pH मान कितना होना चाहिए? 7 होगा आपका। pH का खोज किसने किया था? तो इसका भी नाम याद रखेंगे, सोरेनसन, ठीक है। तो सोरेनसन ने pH स्केल का खोज किया था, इसका भी नाम याद रखने हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? ठीक है, तो 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये आपको स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। वैसी आपको प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि यानी कि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान यानी कि पिच को कौन निर्धारित करता है? 66 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आवृत्ति। कौन हो जाएगा? आवृत्ति यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर के अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है, पूछ रहा है यहाँ पर कि किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है अति शीतलन में। देखेंगे ऑप्शन, तो इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से कि हिमांक से नीचे, ठीक है, हिमांक से नीचे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कम होती है। क्या होती है? कम होती है, वस्तु की गति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक ना। जो आपको जल और थल यानी कि ज़मीन और पानी, ये पानी और ज़मीन दोनों में जो पाए जाते हैं वो आपको ब्रायोफाइट को उभयचर पादप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? जो पत्तियों का आपको लाल रंग होता है, फिर नारंगी व पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कोई भी पत्ती का ये कलर जो होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपको कैरोटीनॉइड के कारण होता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण या आपको लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग होता है किसी भी पत्ती का, तो इसी के कारण होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कौन सा आपको प्लांट है जिनसे पूछ रहा है कि कीटभक्षी नहीं है? तो नेपेंथीज यानी कि घटपर्णी तो है आपको इनमें से, ठीक है, घटपर्णी तो इसमें है ही। यूट्रिक्यूलेरिया ये भी आपको जो प्लांट है आपको कीटभक्षी है। ड्रासेरा भी आपको है, लेकिन कास्कुटा जो है कि ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको कीटभक्षी पादप यानी कि प्लांट नहीं है। 71 का 4 हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि किस ग्रह को सांझ तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा किसको कहते हैं? तो 72 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं भोर का तारा या सांझ का तारा यानी कि सांझ तारा, ठीक है, शुक्र ग्रह को, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वैसा कौन सा ग्रह है जिसका भी कोई भी मतलब उपग्रह नहीं है? तो आपको शुक्र हो जाएगा एक, और बुध भी हो जाएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 73 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, परिक्रमा जो करते हैं उस ग्रह का प्लेनेट का नाम क्या है? तो 73 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूरेनस, ठीक है। यूरेनस जो है कि आपको पूर्व से पश्चिम की ओर यूरेनस करते हैं। देखिएगा, लेटा हुआ ग्रह के नाम से यूरेनस को ही जाना जाता है, ठीक ना, यूरेनस। नेपच्यून आपको हरे रंग का ग्रह है, सभी को याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे कि ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? तो 74 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, या तो अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंग। ठोस में जो है या तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा या आपको अनुप्रस्थ तरंग जो है कि आपको संचरण करता है किसमें? सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि
टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मॉडेम के द्वारा। आप लोग मॉडेम यूज़ किए होंगे तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। मॉडेम में सिम लगा करके हम लोग उस पहले चलाते थे, उसको मॉडेम यूज़ किया जाता था। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो मॉडेम के द्वारा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, तो आई होप कि आज का भी ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसके बाद मैं और भी सेट लेकर आप लोगों की आऊँगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। तो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।